तो आइए स्टूडेंट, स्वागत है आपका विजय स्टडी पॉइंट में। और आज के इस वीडियो में मैं आप सभी को क्लास 10th ज्योग्राफी के अध्याय 1 के भाग ग वन एवं वन्य प्राणी संसाधन के जितने भी दीर्घ उत्तरीय प्रश्न हैं वो मैं आज की इस वीडियो में करवाने वाला हूं। यानी कि पिछले वीडियो में मैंने इसका जितना भी लघु उत्तरीय प्रश्न होगा ये आप देख सकते हैं। लघु उत्तरीय वो ये जो है स्टूडेंट ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न यानी कि वस्तुनिष्ठ प्रश्न, इसे मैंने फुल एक्सप्लेनेशन के साथ समाप्त कर दिया है। ठीक है, अगर अभी तक आपने वो वाला वीडियो नहीं देखा है तो जाइए, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया गया है, आप वहां पर जाके इसके लघु उत्तरीय प्रश्न तथा ऑब्जेक्टिव प्रश्न देख सकते हैं। और ये हम लोग का पार्ट 2 होने वाला है। ठीक है, इसमें हम लोग दीर्घ उत्तरीय प्रश्न जो है भाग ग वन एवं वन्य प्राणी संसाधन के जो 5 प्रश्न होगा दीर्घ उत्तरीय वाला, इसे मैं बताने वाला हूँ। ठीक है स्टूडेंट, तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, देखिए स्टूडेंट, पहला प्रश्न हम लोगों का वन एवं वन्य जीवों के महत्व का विस्तार से वर्णन करना है। यानी कि वन बोले तो जंगल आप समझते हैं, तथा वन्य जीव, वन में रहने वाले जो जीव है उसका क्या महत्व है, उसी को विस्तार से वर्णन करने के लिए यहाँ पर कहा गया है। ठीक है, तो आइए हम लोग इसे विस्तार से वर्णन करते हैं। ठीक है स्टूडेंट, देखिए वही प्रश्न है ना, वन एवं वन्य जीवों के महत्व का विस्तार से वर्णन कीजिए, वही प्रश्न है ना। आइए देखते हैं हम लोग इसका आंसर। आप लोगों को जब भी ये प्रश्न फंसेगा तो ये 5 नंबर का प्रश्न फंसेगा, इसलिए आप लोग इसका जवाब बहुत ही अच्छा तरीका से लिखेंगे। आपको लिखना होगा स्टूडेंट कि वन एवं वन्य जीव प्राकृतिक संसाधन है। जितने भी वन है एवं वन्य में रहने वाले जीव है वो प्राकृतिक संसाधन है, क्योंकि वो प्राकृतिक के द्वारा दिया गया है, ना कि उसे हम लोग बनाते हैं। ये पारिस्थितिक तंत्र निर्माण के घटक है। और यह क्या है, पारिस्थितिक तंत्र जो है इसके निर्माण के घटक भी है। कौन? तो वन एवं वन्य जीव। वन हमें ऑक्सीजन देता है, सही बात स्टूडेंट, वन हमें क्या देता है? ऑक्सीजन देता है और कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करता है। यानी कि जो ऑक्सीजन हम लोग लेते हैं और बदले में जो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं उसे पौधा खींच लेता है तथा उसे ऑक्सीजन में बदलकर फिर प्राकृतिक में दे देता है, यानी कि वातावरण में छोड़ देता है। और वही ऑक्सीजन का प्रयोग हम लोग करते हैं और फिर हम लोगों के द्वारा छोड़ा गया कार्बन डाइऑक्साइड पेड़ पौधा यूज़ करता है। और ये प्रक्रिया हमेशा चलते रहता है। ठीक है स्टूडेंट, ग्रहण करता है, जिससे पर्यावरण संतुलित रहता है और इन्हीं वजह से पर्यावरण संतुलित भी रहता है। संतुलित पर्यावरण के लिए 33% क्षेत्र पर वन होना चाहिए। यानी कि अगर आप, हम या फिर कोई भी अगर ये चाहेगा कि प्राकृतिक पूरा साफ सुथरा रहे, किसी भी प्रकार का प्रदूषित नहीं हो, तो उसके लिए हम लोगों को 33% वन होना चाहिए, जो कि नहीं है। हम लोगों के पास 33% वन नहीं है, उससे कम है स्टूडेंट। ठीक है, याद रखेंगे आप लोग। और देखिए यहाँ क्या है, लकड़ियों का उपयोग विभिन्न कार्यों में होता है। बात सही है कि जितना भी लकड़ी वगैरह होता है ना, लकड़ी का प्रयोग हम लोग क्या करते हैं? विभिन्न कार्यों में करते हैं। वन से विभिन्न प्रकार की औषधियाँ भी प्राप्त होता है। जो वन होता है अर्थात जंगल होता है, उससे हमें विभिन्न प्रकार का क्या प्राप्त होता है? औषधियाँ प्राप्त होता है। औषधियाँ बोले तो वो जो दवाई बोल सकते हैं आप लोग। ठीक है, ये भी हमें वन से प्राप्त होता है। वन के कारण वर्षा भी होता है। वन अगर जितना ज़्यादा रहेगा उतना ज़्यादा वर्षा होगा, जितना कम वन होगा स्टूडेंट उतना कम वर्षा होगा। और यह बाढ़ के खतरों को भी कम करता है। बाढ़ के खतरों को भी क्या करता है? वन कम करता है। वन्य जीवों से हमें अनेक उत्पाद भी प्राप्त होता है। साथ ही साथ देखिए, वन से हमें बहुत सारा चीज़ तो प्राप्त होता ही है, जैसे लकड़ी, फर्नीचर, साथ ही साथ लाहा, गोंद वगैरह, फल फूल तो प्राप्त होता ही है। लेकिन वन में जो जीव रहते हैं उससे भी हमें बहुत कुछ प्राप्त होता है, जैसे कि उसका चमड़ा हो गया, दांत हो गया, ये सब चीज़ प्राप्त होता है ना, जो हमें क्या करता है? आर्थिक महत्व देता है। आर्थिक रूप से हमें ये काफ़ी लाभदायक होता है। ठीक है, वही यहाँ लिखा है कि वन्य जीवों से भी अनेक ऐसे उत्पाद प्राप्त होते हैं जिनका आर्थिक महत्व बहुत अधिक होता है। आर्थिक महत्व जहाँ पर भी लिखा रहेगा आप समझ जाएगा कि पैसा से रिलेटेड। ठीक है, आर्थिक महत्व बहुत अधिक होता है, जैसे कि हाथी दांत, हाथी का दांत जानते हैं ना कितना महंगा होता है। साथ साथ चमड़ा वगैरह जो होता है उसका, साथ साथ इसी तरह शेर का चमड़ा भी आजकल मनुष्य उसको क्या करता है, उसको शिकार करके उसको घर में शो के लिए लगाता है और उसे मार्केट में बेचता है।
ठीक है। तो ये स्टूडेंट हम लोग का पहला प्रश्न था। आप लोग आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे कि वन एवं वन्य जीवों के महत्व पर विस्तार से वर्णन करना है। तो आपको इसको रट्टा नहीं मानना, आप समझ लेना है आप लोगों कि वन के जीव का क्या महत्व है। आप प्रश्न समझ लीजिए कि वन एवं वन्य जीव, वन अर्थात जंगल और जंगल में रहने वाले जीव का क्या महत्व है। तो मैंने तो भी बताया कि वन का बहुत महत्व है, जैसे कि बाढ़ रोकने के लिए, ठीक है, पर्यावरण संतुलन के लिए, और क्या बोला था, औषधि के लिए, फल फूल के लिए, साथ साथ इसका लकड़ी का प्रयोग करके हम कई सारा सामान बनाते हैं, उसमें भी प्रयोग किया जाता है। तो ये हमको वन का प्रॉफिट हो गया। एवं वन्य जीव, वन में रहने वाले जीव से हमको क्या प्रॉफिट है। तो मैंने भी कहा था ना कि वन में जो रहने वाले जीव है उनसे हम लोग क्या करते हैं, उनका चमड़ा को ले लेते हैं, उसका खाल को ले लेते हैं और उसे हम लोग मार्केट में बेच के बहुत पैसा कमाते हैं। ठीक है, तो आपको इसी तरह से लिखना है। ये मत समझिएगा कि सर पढ़ा रहे तो सरे बेचते होंगे। हम लोग का मतलब ये हुआ कि जो इसका शिकार करते हैं वो बेचते हैं। ठीक है, तो समझ में आ गया एक नंबर। दूसरा प्रश्न है हम लोगों का, वृक्षों के घनत्व के आधार पर वनों का वर्गीकरण कीजिए और सभी वर्गों का वर्णन भी विस्तार से करने के लिए कहा गया है। ठीक है स्टूडेंट, यानी कि आप ये समझिए कि घनत्व क्या होता है। जो घनत्व होता है ना, वो एक निश्चित क्षेत्र में कितना अधिक संख्या है उसका, वही घनत्व हुआ। जैसे यहाँ देखिए, अगर हम एक ये जंगल ले लेते हैं तो यहाँ कितना ज़्यादा वृक्ष की संख्या है। अगर यहाँ ज़्यादा है तो इसको हम किस वर्ग में रखेंगे। अगर फिर ये जंगल ले लेते हैं और यहाँ थोड़ा कम घनत्व है जंगल का, तो इसको हम किस वर्ग में रखेंगे। फिर एक और मान लीजिए जंगल है, यहाँ पर बहुत कम वृक्ष है, इससे भी कम वृक्ष यहाँ पर है, ये वाला जंगल में, तो इसको किस नाम से जानेंगे। ठीक है, वही यहाँ पर पूछा गया है। तो आप लोग इसको इसे समझिए, पूरा प्रश्न खत्म होते होते आप समझ जाइएगा। वृक्षों के घनत्व के आधार पर वन को 5 वर्गों में बांटा गया है। जो वन होता है ना, वनों के अगर घनत्व का बात करें तो वनों के घनत्व के आधार पर वृक्षों को 5 भागों में बांटा गया है। आइए हम लोग एक एक करके देखते हैं। देखिए, सबसे पहला है हम लोगों का अत्यंत सघन वन। क्या है? अत्यंत सघन वन के बारे में जानते हैं। भारत में अत्यंत सघन वन का विस्तार 54.6 लाख हेक्टेयर भूमि पर है। यानी कि अत्यंत सघन वन का विस्तार कितना क्षेत्र में है? 54.6 लाख हेक्टेयर भूमि पर है, जो कुल भौगोलिक क्षेत्र का, यानी कि जितना भी भौगोलिक क्षेत्र है, कुल भौगोलिक क्षेत्र का 1.66% है। असम और सिक्किम को छोड़कर सभी पूर्वोत्तर राज्य इस वर्ग में आते हैं। किसको छोड़ के? असम और सिक्किम को छोड़ के जितने भी पूर्वोत्तर राज्य हैं सभी इसी के अंतर्गत आते हैं, यानी कि अत्यंत सघन वन के अंतर्गत आते हैं। और यहाँ पर काफ़ी घना वन है स्टूडेंट। दूसरा है हम लोगों का सघन वन। सघन वन के बारे में समझिए, इसके अंतर्गत 73.60 लाख हेक्टेयर भूमि आते हैं। किसके अंतर्गत? तो सघन वन के अंतर्गत कितना आता है? तो याद रखिएगा, इसके अंतर्गत 73.60 लाख हेक्टेयर भूमि वन जो है कि यही आते हैं, जो कुल भौगोलिक क्षेत्र का 3% है। हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, मध्य प्रदेश, जम्मू कश्मीर, महाराष्ट्र एवं उत्तराखंड के पहाड़ी क्षेत्रों में इस प्रकार के वनों का विस्तार है। यहाँ वनों का घनत्व 62.99% है। कितना है? 62.99% है। कहाँ पर? तो सघन वन में। तीसरा हम लोगों का कि खुला वन। खुला वन बोले तो खुले वन जो होता है ना, नाम से समझिए खुला वन। और यहाँ पर जो है ना, सघन वन की तुलना में यहाँ पर वन जो है ना थोड़ा कम होगा। 2.59 करोड़ हेक्टेयर भूमि पर इस वर्ग के वनों का विस्तार है। यह कुल भौगोलिक क्षेत्र का 7.12% है। कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा के कुछ जिलों एवं असम के 16 आदिवासी जिलों में इस प्रकार के वनों का विस्तार है। असम के आदिवासी जिलों में, कहाँ पर? तो असम के, याद रखिएगा, असम के आदिवासी जिलों में वृक्षों की घनत्व 23.89% है। ठीक है, तो ये हम लोग का 3 प्रकार का हो गया। अब आइए हम लोग चौथा प्रकार के वनों को देखते हैं। लेकिन उससे पहले स्टूडेंट, अगर आपको समझ में आ रहा है तो एक बार चैनल को स्टूडेंट सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि इसी तरह मैं पूरा ऑब्जेक्टिव प्रश्न को समाप्त करूंगा। साथ साथ ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव, लघु उत्तरीय जितने भी है सभी सब्जेक्ट का तैयारी मेरे इस चैनल पर होता है। ठीक है, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और आइए आगे बढ़ते हैं। झाड़ियाँ एवं अन्य वन, इसको समझिए ध्यान से स्टूडेंट कि राजस्थान का मरुस्थलीय क्षेत्र एवं अर्ध शुष्क क्षेत्र में इस प्रकार के वन पाए जाते हैं। ठीक है, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार एवं पश्चिम बंगाल के मैदानी भाग इसी क्षेत्र में आते हैं।
इसके अंतर्गत 2.459 करोड़ हेक्टेयर भूमि आते हैं, जो कुल भौगोलिक क्षेत्र का, बोले तो कुल भौगोलिक क्षेत्र का 8.68% ही है। कौन? तो याद रखिएगा, झाड़ियाँ एवं अन्य वन, जो कहाँ पर होता है? राजस्थान का मरुस्थलीय क्षेत्र, ठीक है, इसके अंतर्गत आते हैं। अब है स्टूडेंट यहाँ पर हम लोगों का मैंग्रोव। याद रखिएगा, मैंग्रोव जिसे हम लोग तटीय वन भी कहते हैं। मैंग्रोव यानी तटीय वन, तट अर्थात किनारा, किनारा पर पाए जाने वाले वन, समझिए। मैंग्रोव वन समुद्रीय तट, जैसा कि अभी मैंने कहा, मैंग्रोव वन समुद्री तटीय राज्यों में फैला हुआ है। जो समुद्र के किनारे वाला राज्य है ना, वहीं फैला हुआ है। मैंग्रोव वन सबसे अधिक पश्चिम बंगाल का, स्टूडेंट पश्चिम बंगाल के सुंदरवन, गुजरात और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में पाए जाते हैं। तो आप लोग समझ गए हैं कि मैंग्रोव वन का विस्तार कहाँ से कहाँ तक है। तो अगर आप समझ गए तो कमेंट करके बताइए कि यस सर समझ में आ गया है। ठीक है स्टूडेंट, कमेंट करना नहीं भूलिएगा आप लोग। ठीक है, तीसरा नंबर का प्रश्न देखिए क्या है, जैव विविधता क्या है। प्रश्न बन रहा है कि जैव विविधता क्या है, यह मानव जीवन के लिए क्यों महत्वपूर्ण है, यानी कि मानव जीवन के लिए ये क्यों महत्वपूर्ण है। विस्तार से लिखिए, विस्तार पूर्वक इस पर हमको चर्चा करना है। समझ में आया? करना क्या है, तो जैव विविधता क्या है, जैव विविधता के बारे में बताना है। साथ साथ यह मानव जीवन के लिए क्यों महत्वपूर्ण है। मानव जीवन बोले तो हम लोगों के लिए, जो हम मानव है, हम लोगों के जीवन के लिए जैव विविधता क्यों जरूरी है, विस्तार से लिखने के लिए कहा गया है। तो मैं इसे बहुत ही सरल भाषा में लाया हूँ आप लोगों के लिए कि पृथ्वी पर पाए जाने वाली जीवों की विविधता ही जैव विविधता कहलाती है। यानी कि पृथ्वी पर जितने भी जीव पाए जाते हैं उसके आपसी बीच में जो संबंध है वही जैव विविधता कहलाती है। इसमें पशु, पक्षी, पेड़, सूक्ष्म जीव तथा बड़े जीव शामिल होते हैं। जैव विविधता में सभी शामिल होते हैं। एक मोटे अनुमान के मुताबिक पृथ्वी पर जीवों की करीब 1 करोड़, कितना करोड़ स्टूडेंट, 1 करोड़, पृथ्वी पर जीवों की करीब 1 करोड़ प्रजातियां पाई जाती है। ये हमारा धरा का अमूल्य धरोहर है। यानी कि ये सब जो जीव है ये हमारा धरा यानी पृथ्वी का अमूल्य धरोहर है। वन्य जीव सदियों से हमारे सांस्कृतिक एवं आर्थिक क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते रहे हैं। आपको पता है कि जो वन्य जीव है हमारे सांस्कृतिक एवं आर्थिक क्षेत्र में काफ़ी भूमिका निभाते रहे हैं। सांस्कृतिक बोले तो जैसे कि पूजा पाठ में भी हम लोग कई बार वो क्या करते हैं, वन्य जीव का प्रयोग कर लेते हैं। जैसे कि आपको पता होगा कि हमारे सांस्कृतिक में गाय को पूजा जाता है कि नहीं पूजा जाता है स्टूडेंट, मोर को पूजा जाता है, क्योंकि ये सब को हम लोग भगवान स्वरूप मानते हैं। बत्तख को पूजा जाता है। आप लोग सरस्वती पूजा में देखते होंगे ना, हंस को भी पूजा जाता है। तब आखिर हमारे सांस्कृतिक में भी तो इसका प्रयोग हुआ है। साथ साथ वन्य जीव सांप का भी हम लोग देखते होंगे पूजा पाठ करते, तो ये हम लोग का सांस्कृतिक में चलते आ रहा है। साथ ही स्टूडेंट आर्थिक क्षेत्र में भी काफ़ी इसका महत्व है। आर्थिक क्षेत्र यानी पैसा कमाने के लिए भी इसका काफ़ी महत्व है, मैंने पिछले अध्याय में बताया भी था। ठीक है, इससे हमें भोजन, वस्त्र के लिए, ठीक है, यहाँ क्या है, इससे हमें भोजन भी प्राप्त होता है, वस्त्र के लिए रेशा प्राप्त होता है, खाल प्राप्त होता है, आवास आदि सामग्री एवं अन्य उत्पाद प्राप्त होते हैं। इनकी चहक और महक हमारे जीवन में स्फूर्ति प्रदान करती है। ये जो जीव एवं वन है इसकी चहक पहक हमारे लिए क्या करती है, जीवन में स्फूर्ति प्रदान करते हैं। पारिस्थितिक के लिए, किसके लिए स्टूडेंट, पारिस्थितिक के लिए यह श्रृंगार के समान है। किसके समान है, श्रृंगार समझते हैं ना, 16 जो श्रृंगार करते हैं, ठीक है, वही यहाँ पर श्रृंगार के समान है। भारत में इन्हें सदैव आदर भाव से पूज्य समझा गया है। और हम लोग का देश में वन एवं वन्य जीवों को क्या समझा गया है, पूज्य यानी कि पूजा करने योग्य समझा गया होगा। हम लोग भी क्या करते हैं, कई बार देखते होंगे वृक्ष की पूजा करते हैं, तो हम लोगों के लिए ये पूजनीय है, तब ना हम लोग वृक्ष का पूजा करते हैं। मनुष्यों के लिए प्रेरणा का स्रोत तो सैलानियों के लिए आकर्षक का विषय रहा है। ये पर्यावरण संतुलन के लिए भी अति आवश्यक है तथा हमारी भावी पीढ़ी, हम लोग का आने वाली पीढ़ी, ठीक है, हमारी भावी पीढ़ी के लिए भी ये अत्यंत महत्वपूर्ण है स्टूडेंट। तो इस तरह से हम लोगों का होता है 3 नंबर का भी समाप्त। अब हम लोग का चौथा प्रश्न देखिए क्या है कि विस्तार पूर्वक बताना है कि मानव क्रियाएं किस प्रकार प्राकृतिक विस्तार एवं प्राणी जात के ह्रास के कारक है। यानी कि आप प्रश्न को समझिए कि विस्तार पूर्वक बताना है कि प्राकृतिक और जो ये प्राणी है इसके ह्रास में
मानव की क्रियाएं क्या है, यानी कि इसके ह्रास में, किसके, प्राकृतिक के और प्राणी जगत के ह्रास में मनुष्य का क्या क्या क्रिया है, ऐसा क्या क्या वजह है जिसके वजह से प्राकृतिक तथा वनों का प्राणी जात के ह्रास हुआ है स्टूडेंट। तो देखिए इसका उत्तर आप लोग इस तरह से देंगे, ठीक है। आप लोग बहुत ही ध्यान से समझिए कि विकास के नाम पर वनों का विनाश होना शुरू हुआ। विकास के नाम पर, कि इसको विकास करेंगे लेकिन इसका विनाश होना शुरू हुआ। 20वीं सदी के मध्य तक 24% क्षेत्र पर वन विस्तार था। कहाँ पर? 20वीं सदी के क्षेत्र तक 24% क्षेत्र पर वन विस्तार था, जो 21वीं सदी में ही संकुचित होकर, कब? 21वीं सदी में ही संकुचित होकर 19, ठीक है स्टूडेंट, 19 आगे यहाँ पर है, 19% क्षेत्र में रह गया, ठीक है, 19% क्षेत्र में रह गया। इसका मुख्य कारण मानवीय हस्तक्षेप, मानवीय हस्तक्षेप समझते हैं ना, मानव जो उस पर हस्तक्षेप करता है, मानवीय हस्तक्षेप, पालतू पशुओं के द्वारा अनियंत्रित चारण एवं विभिन्न तरीकों से वन का दोहन है। भारत में वनों का ह्रास का बड़ा कारण कृषिगत भूमि का फैलाव है। कृषिगत भूमि का क्या फैलाव, यानी कि कृषि करने के लिए वनों को काट काट के और इसको फैलाते हैं। वनों एवं वन्य जीवों के विनाश में पशुचारण, पशुचारण समझते हैं, पशु जो चराता है, पशुचारण एवं ईंधन के लिए लकड़ियों का उपयोग भी काफ़ी भूमिका निभा रही है। अगर वन की बर्बादी का कारण पूछे, विनाश का कारण पूछे, तो हम मनुष्य अधिक से अधिक पशु को चरा रहे हैं, जिसके वजह से भी इसका नुकसान हो रहा है। ईंधन के लिए वृक्ष काट देते हैं, लकड़ी काट देते हैं, ठीक है स्टूडेंट। तो ये सभी कहीं ना कहीं हम लोगों के लिए क्या है, वन को नुकसान पहुँचाने में हम ही लोग का हाथ है। साथ साथ दिया है यहाँ की रेल मार्ग, जैसे कि रेल मार्ग हो गया, सड़क मार्ग हो गया, निर्माण, औद्योगिकीकरण, जैसे कि बड़ा बड़ा फैक्ट्री लगाते हैं, ठीक है। नगरीकरण, नगरीकरण बोले तो जब हम लोग नगर को क्या करते हैं, बसाते हैं, जैसे कि वन को काट काट के बड़ा बड़ा घर, बिल्डिंग वगैरह बनाते हैं ना, वही नगरीकरण ने, दिख रहा है आप लोगों को, चलिए, नगरीकरण ने भी वन विस्तार को बड़े पैमाने पर तहस नहस किया है ना, यहाँ पर तहस नहस किया। वनों के ह्रास ने प्राकृतिक संतुलन को गड़बड़ कर दिया। क्या कर दिया स्टूडेंट, से गड़बड़ कर दिया। यहाँ मौसम जनित समस्या भी सामने आने लगी। साथ साथ यहाँ क्या होने लगा, मौसम जनित समस्या भी सामने आने लगी। इसलिए मानवीय क्रियाओं द्वारा प्राकृतिक वनस्पति व प्राणी जाति का काफ़ी ह्रास हुआ है। इसलिए हम कह सकते हैं कि इन सब वजह से जो है कि क्या हुआ है, प्राकृतिक तथा जीवों का काफ़ी ह्रास हुआ है। अब आप ऐसे समझिए कि आप खुद मन में इसको रिलेट कीजिए स्टूडेंट की प्राकृतिक का ह्रास कैसे हुआ है। तो हम लोग क्या करते हैं, बड़ा बड़ा फैक्ट्री लगाते हैं, गांव को नगर में बसाते हैं, रेलवे बनाते हैं, और क्या करते हैं, प्लेटफॉर्म बनाते हैं, बड़े बड़े बनाते हैं ना स्टूडेंट। साथ ही साथ हम लोग क्या करते हैं, एयरपोर्ट बनाते हैं, सड़क बनाते हैं। तो इन सब कारण से क्या होता है, वृक्ष को तो काटना होता है। तो कहीं ना कहीं हम ही लोग के वजह से ना ये हो रहा है। इसीलिए हम लोग को काफ़ी सोच समझ कर कोई भी चीज़ करना चाहिए, जिससे कि प्राकृतिक नष्ट नहीं हो स्टूडेंट, ठीक है। अब आइए अंतिम प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं, जो है हम लोगों का भारतीय जैव मंडल क्षेत्र की चर्चा विस्तार से कीजिए। जो भारतीय जैव मंडल क्षेत्र है उसका चर्चा करना है विस्तार से। तो आप पहले ये समझिए कि भारत में 14 जैव मंडल क्षेत्र है। भारत में कितने जैव मंडल क्षेत्र स्टूडेंट, तो 14 जैव मंडल क्षेत्र है, और उनका विस्तार कहाँ से कहाँ तक है, कितने किलोमीटर में फैला हुआ है, ये बताना है। तो सबसे पहला है नीलगिरी। क्या है स्टूडेंट, सबसे पहला जैव मंडल है नीलगिरी, जो कि 5520 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, जो कि तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक के क्षेत्र में आएगा। दूसरा है नंदा देवी 2236, जो कि उत्तराखंड में है स्टूडेंट। दूसरा हो गया। अब आइए हम लोग तीसरा को देखते हैं। तीसरा है हम लोगों का क्या, यहाँ पर आप लोग स्क्रीन पर देखिए, नोकरेल। क्या है, नोकरेक, नोकरेक, जो कि 820 है, 820 किलोमीटर क्षेत्र में है, जो कि मेघालय में पड़ेगा। फिर है मानस 2837 किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है, जो कि असम के क्षेत्र में आएगा। फिर है सुंदरवन, आपको पता है सुंदरवन, याद रखिएगा, ऑब्जेक्टिव में भी फंसेगा, पश्चिम बंगाल में पड़ता है, ठीक, और 9630 किलोमीटर क्षेत्र में ये फैला हुआ है। फिर क्या हम लोग का मन्नार की खाड़ी, देख लीजिए तमिलनाडु, आप ये सब खुद पढ़ सकते हैं। अब ग्रेट निकोबार, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, ये सब क्षेत्र में आते हैं। फिर यहाँ पर क्या है, सिमिलीप है, क्या है यहाँ देखिए, सिमिलीपाल है ना, सिमिलीपाल। फिर है
डिब्रू, साइकोबा, ये सभी के सभी क्या है स्टूडेंट, जैव मंडल क्षेत्र है। साथ ही साथ क्या है, दिहांग है, कंचनजंगा है। कंचनजंगा कहाँ कितना किलोमीटर में फैला हुआ है, 2619 किलोमीटर में फैला हुआ है, और है कहाँ, उत्तर और पश्चिम सिक्किम के भाग में ये है। फिर हम लोग का क्या है, पंचमढ़ी है। फिर क्या है, अगस्त्य मलाई है, जो कि 1701 किलोमीटर में फैला हुआ है, जो कि केरल में। इसी तरह फिर अंतिम क्या है, अचानक कमार है। अचानक कमार जो कि अमरकंटक में है, कितना क्षेत्र में फैला हुआ है आप लोग खुद देख सकते हैं स्टूडेंट। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग का पूरा होता है समाप्त। स्टूडेंट चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इसके बाद वाले वीडियो में मैंने स्टूडेंट एक मिनट समझ लीजिएगा कि इसके बाद वाले वीडियो में मैं आप सभी को खनिज संसाधन के बारे में फुल एक्सप्लेनेशन के साथ इसके जितने भी प्रश्न उत्तर है उसे समाप्त करूंगा। ठीक है, इसलिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखिएगा, ताकि मैं एग्जाम टाइम में आप लोगों को ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव और क्वेश्चन बैंक करवा सकूं। ठीक है स्टूडेंट, पीछे वाला वीडियो को इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, आप लोग जरूर देखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है।